हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग यूपीएससी 2022 के सीसेट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन जो हमने लिया हुआ है उसमें कहा जा रहा है हाउ मेनी सेकेंड इन टोटल आर इन एक्स वीक, एक्स डेज, एक्स आवर एंड एक्स मिनट एंड एक्स सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन हमें कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो पर्पज है या जो मतलब है ये है कि अगर मान लीजिए अब जो एक्स एक्स दिया गया है तो एक्स दिन की जगह मैं कुछ वर्ड ले लेता हूं। चलो 2 दिन की बात करता हूं, 2 ले लेता हूं एक्स की जगह। तो 2 वीक, 2 दिन, 2 घंटे, 2 मिनट और 2 सेकंड में कुल मिलाकर के कितने सेकंड होंगे। तो इसका मतलब है कि जो वीक है उसको भी सेकंड में बदलना है, प्लस जो डे है उसको भी सेकंड में बदलना है। भैया वीक टोटल एक वीक में कितने सेकंड होंगे, उसमें कुल यहाँ पे एक वर्ड बोला है ना हाउ मेनी सेकंड इन टोटल, ये वर्ड देखिए बोला है ना टोटल। तो एक वीक में टोटल कितना सेकंड होगा, प्लस एक दिन में कितना, या 2 दिन जो मैंने लिया हुआ है 2 दिन में कितना सेकंड होगा, 2 घंटे में कितना सेकंड होगा। इन सब सेकंड को अलग अलग हमें निकालना है। निकालने के बाद क्या करना है, सबको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो आइए इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने बोला है टोटल सेकंड इक्वल टू क्या होगा, एक्स वीक प्लस एक्स डेज प्लस, अगर यहां पर एक चीज और बोलूं ज्यादा अच्छा रहेगा, एक्स वीक इन सेकंड प्लस एक्स डेज इन सेकंड प्लस एक्स आवर इन सेकंड प्लस एक्स मिनट इन सेकंड प्लस एक्स सेकंड। क्लियर है। तो एक चीज आप देख रहे हैं सब में एक्स कॉमन है। ठीक है, हमने क्या किया, एक्स को कॉमन ले लिया। तो एक्स को कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा, एक वीक, एक दिन, एक घंटा, एक मिनट, एक सेकंड, यही बचेगा। तो एक वीक को हमें क्या करना है, सेकंड में बदलना है। मैंने कहा था आपको भैया सेकंड में पूछा गया तो हर एक टर्म को सेकंड में बदलना है। सेकंड में कैसे बदला जाए देखिए। तो एक वीक में कितने दिन होते हैं, पहले वीक को दिन में बदलिए 7 दिन। एक दिन में कितने घंटे, अब दिन को घंटे में बदला 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब घंटे को मिनट में बदला 60 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और मिनट को सेकंड में बदलना है तो 60 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब ये जो आ रहा है 7 × 24 × 60 × 60, ये टोटल इसका मतलब है एक वीक में इतना सेकंड होगा। प्लस एक दिन की बात आती है तो भाई 24 घंटा × 60 × 60 मिनट और सेकंड, ये हो जाएगा एक दिन में सेकंड। एक घंटे में कितना होता है भैया, 60 × 60। ठीक है, और बात करें एक मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, और एक सेकंड में तो 1 सेकंड होना ही है। अब क्या करें, सबको मल्टीप्लाई किया, देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लीजिए। तो जोड़ने के बाद क्या आया, 694,861, एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया तो 694,861 एक्स, मतलब इतने टोटल सेकंड होंगे जो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इस अब ये कितना दिया गया है, 694,861 एक्स किस ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप भी एग्जाम में यही ऑप्शन टिक किए होंगे। तो अपना अपना जो भी आंसर आपने टिक किया है उसे आप कमेंट करिएगा। ठीक है, और मैच कराने के बाद बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कितने गलत। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पहली बार आए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है पी क्यू आर एस टी एंड यू आर 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली। आर इज द स्पोज ऑफ क्यू, यू इज द मदर ऑफ टी एंड एस इज द डॉटर ऑफ यू। पी इज डॉटर इज टी, ठीक है, एंड आर सन इज पी। देयर आर 2 कपल्स इन द फैमिली, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन दिया गया है क्यू इज ग्रैंड फादर ऑफ टी, ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है क्यू इज ग्रैंड मदर ऑफ टी, सी में कहा जा रहा है आर इज मदर ऑफ पी, टी कहा जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू। क्लियर है। अब देखिए, अब ये थोड़ा पास में रहेगा। ठीक है, अब देखिए बेसिकली हमसे इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इस चीज को समझते हैं। हमसे कहा जा रहा है एक परिवार है उसमें 6 लोग हैं। ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू। क्लियर है, जिसमें से आर एंड क्यू, आर और जो क्यू है ना वो दंपति है। ठीक है, वो हस्बैंड वाइफ है, दंपति है। लेकिन इसमें एक बात क्लियर नहीं किया गया कि आर मेल है कि क्यू मेल है। ठीक है, ये भी क्लियर नहीं है, इतना दिमाग में रखिएगा। फिर आगे कहा जा रहा है यू इज द मदर ऑफ टी, मतलब यू जो है वो टी की मदर है, एंड एस इज द डॉटर ऑफ यू, और यू की डॉटर कौन है, एस। पी इज डॉटर इज टी, पी की पुत्री कौन है भैया, बेटी कौन है, टी है, एंड आर सन इज पी, और जो आर का पुत्र है वो कौन है, पी है। ठीक है, देयर आर 2 कपल इन दी फैमिली, इस फैमिली में टोटल 2 कपल हैं। 2 कपल का मतलब 2 दंपति हैं। ठीक है, तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सही है ये हमें बताना है। क्या सही है, ये जो ऑप्शन दिया गया है ना, इन्हीं ऑप्शन को चेक करना है क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई, या जो भी रिलेशन इसमें बताया गया है उस तरीके का रिलेशन इसमें बन रहा है, उस चीज को हमें क्या करना है, बताना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें इंफॉर्मेशन दिया गया उसे लिखते हैं। तो यहां दिया गया है आर इज द स्पोज ऑफ क्यू। ठीक है, अब यहां पर जो दिया गया है कि भैया आर और क्यू क्या है, दंपति है, तो इसमें देखिए जेंडर क्लियर नहीं है। इस चीज को याद रखिएगा कि आर पुरुष है कि क्यू पुरुष है ये पता नहीं चल रहा है, आर महिला है कि क्यू महिला ये पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यही दिखाना है कि भैया इसमें पुरुष और स्त्री कौन है। अगर ये क्लियर हो जाए तो हम ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि भाई क्यू पुरुष है कि स्त्री है। तो यहाँ बोला क्यू इज ग्रैंड फादर ऑफ टी। अरे भैया जब पता ही नहीं है क्यू क्या है, पुरुष है कि स्त्री, ग्रैंड फादर कैसे हो सकता है। अगर पुरुष रहेगा तो ग्रैंड फादर होगा, अगर स्त्री रहेगी तो ग्रैंड मदर होगी। तो भैया यहाँ पर तो है ही नहीं क्लियर, तो ये ऑप्शन अपने आप कैंसिल हो गया। क्लियर है, यहाँ से क्यू इज ग्रैंड मदर ऑफ टी, यहाँ पर फिर क्यू का जेंडर नहीं पता है, ये भी क्या हो गया, अपने आप कैंसिल हो गया, है कि नहीं। तो इसी तरीके से चीजें चल रही है। तो आइए आगे देखते हैं। अब हमसे आगे ये कहा गया कि यू इज द मदर ऑफ टी।
ठीक है, यू जो है टी की मदर है, इसका मतलब क्लियर हो गया कि यू क्या है हमारी एक वुमेन्स है, यू क्या है वुमेन्स है, ठीक है, मदर ऑफ टी, एंड एस इज द डॉटर ऑफ यू, और जो एस है वो यू की डॉटर है, मतलब एस भी क्या है वुमेन्स है। क्लियर हो गया, यू और एस वुमेन्स हो गए। आगे दिया गया है पीस डॉटर इज टी, मतलब टी क्या है पी की बेटी है। अब दिमाग में रखिएगा, तो मतलब यू टी और एस, यू टी एस क्या हो गए वुमेन, इतना क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखिए, अगर यू वुमेन है और इसकी बेटी कौन है टी, और ठीक है, और पी क्या, पी की बेटी भी कौन है टी, इसका मतलब पी क्या होगा पुरुष होगा, इतना पता चल गया। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तो एक बात हमसे और बोली गई कि अब यहां से तो पता चल गया, और एक चीज और बोला गया कि भैया जो पी है ना, पी देखिए आर से सन इज पी, तो आर का बेटा कौन है पी है। तो अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आर कहां है यहाँ पर है, आर इज द स्पोजेज ऑफ क्यू, तो मतलब आर और क्यू में दंपति थे ना, इसमें से अभी तक ये पता नहीं चला कि इसमें से पुरुष और स्त्री कौन है। भैया बेटा तो भाई बाप का भी बेटा हो, माँ का भी बेटा होता है, इतनी क्लियर हुई। लेकिन एक चीज क्लियर हो गया है कि पी बेटा है किसका, आर का, और पी की बेटी कौन है टी, इतना क्लियर हो गया। आर और टी में क्या रिलेशन बना भाई, नाती या पोती होगी, नाती नहीं होगी, है कि नहीं। अब तुम आप अपने दादाजी की भी नाती हैं और दादी के भी नाती हैं, ऐसा नहीं कुछ और लगेंगे, तो यहाँ पर जेंडर की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए आर इज दी मदर ऑफ पी, अरे भैया आर इज मदर ऑफ पी, यहाँ पर भी ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि अभी जेंडर नहीं पता चला है। आर और क्यू में भाई क्या जेंडर है पता नहीं चला है, तो भैया हो सकता है क्यू मदर हो, अब तो आर बोल रहे हो, क्यू भी कितने चांस है, क्योंकि क्यू और आर दोनों का जेंडर पता नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत। टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, हाँ ये सही हो सकता है, क्यों, क्योंकि आप हमने कहा ना टी भाई क्यू की भी पोती है और आर की भी पोती है, और पोती होने के मतलब कि दादा या दादी होने के लिए, जैसे अब दादा और दादी होने के लिए जेंडर तो जरूरी है, लेकिन इस बात की जरूरी नहीं है, जैसे मैंने बोला ना कि आप अपने दादा का भी नाती हैं और दादी के भी नाती हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ टी की रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ना कि क्यू की। अगर क्यू की रिस्पेक्ट में देखिए ऊपर बात हुआ था, गलत हो गया ऑप्शन, लेकिन टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ दी, मतलब आप अपने दादा के भी नाती हैं, अपनी दादी के भी नाती हैं, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप मैंने पूरी कोशिश की समझाने में, और आपको समझ में भी आया होगा कि ऑप्शन ये डी करेक्ट क्यों है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट गिवन बिलो इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 सिटीज पी क्यू आर इन ए स्टेट। क्वेश्चन है हाउ फार इज सिटी पी फ्रॉम सिटी क्यू। स्टेटमेंट दिया गया है सिटी क्यू इज 18 किलोमीटर फ्रॉम सिटी आर। स्टेटमेंट 2 में कहा गया है सिटी पी इज 43 किलोमीटर फ्रॉम सिटी आर। अब यहां कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। क्लियर है, हमसे कहा जा रहा है कि भैया दो यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहा गया कि 3 सिटी है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर 3 क्या है, सिटी है, शहर है। तो हमें आप ये बताइए कि पी क्यू से कितना दूरी पर है, और स्टेटमेंट क्या दिया है, स्टेटमेंट ये दिया है कि सिटी क्यू जो है वो 18 किलोमीटर दूरी है किससे, आर से, और स्टेटमेंट 2 में कहा जा रहा है जो सिटी पी है वो सिटी आर से 43 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, ये इतनी बातें हमसे बोली गई हैं। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि ये जितने ऑप्शन दिए गए चारों में से कौन सा सही है, इस चीज को देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है स्टेटमेंट 1 एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट 1 अकेले ही इस हमारे क्वेश्चन का आंसर कर देगा। स्टेटमेंट 2 एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, अकेले स्टेटमेंट 2 जो कह रहा है वो बता देगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। स्टेटमेंट सी में कहा गया स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों मिल करके उत्तर देने के लिए सफिशिएंट है, और ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों मिल भी जाए ना तब पर उत्तर नहीं दे पाएंगे, ऐसा हमसे ऑप्शन में कहा गया है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिंपल सी बात है, हमसे जो भी बोला गया हम उसे क्या करते हैं, मार्क करते हैं। हमसे एक बात पहले स्टेटमेंट बोला गया कि क्यू और आर दो शहर है, क्यू और आर इनके बीच की दूरी 18 है, तो हमने यहाँ पर मान लिया आर है और यहाँ पे क्या मान लिया क्यू है। क्लियर, अब इसके बीच की दूरी कितनी थी, 18 किलोमीटर, मैंने देखिए 18 किलोमीटर लिख लिया। क्लियर, अब दूसरे स्टेटमेंट कहा गया, तो क्या बताइए, स्टेटमेंट 1 से हमें ये सिटी पी और क्यू के बीच की दूरी पता चली, नहीं पता चली, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 से अकेले हमें आंसर नहीं पता चल सकता, स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। दूसरा देखिए सिटी पी इज 43 किलोमीटर फ्रॉम सिटी आर, हमसे कहा गया जो सिटी पी है ना वो आर से 43 किलोमीटर है, तो मैंने कहा भैया हो सकता है आर के ये इधर हो, ठीक है, या आर के इधर हो। क्लियर है, और जब इधर हो चाहे इधर हो, यहां से 43 किलोमीटर, यहां से 43 किलोमीटर। अब अगर हमसे ये कहा जाए कि भैया पी और क्यू के बीच की दूरी, तो अगर इधर है यहां से है तो हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहां के बीच की दूरी निकालेंगे, 43 प्लस 18 तो कितना हो जाएगा भैया, और इसमें से ऐड करेंगे 61 किलोमीटर आ गया। मतलब स्टेटमेंट 2 के साथ आते ही हमने देखिए स्टेटमेंट 1 यहां से ऐड किया, 18 ऐड किया, स्टेटमेंट 1 यूज किया, 43 यूज किया, स्टेटमेंट 2 यूज किया। ठीक है, अब इन दोनों स्टेटमेंट की वजह से क्या हुआ, आंसर तो आ गया। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट 2 अलोन वाला था ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा इधर भी देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपका शहर इधर होता, ठीक है, राइट साइड में, तो आप क्या करते, 43 में से 18 घटा देते, तब आपको क्यू और पी के बीच की दूरी ये निकल के आ जाती। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों मिलाकर ही आंसर दिया जा सकता है, और आंसर तो आ गया। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, स्टेट हम आंसर ही नहीं दे पाएंगे भैया, आंसर दे लेंगे तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। आंसर दे लेंगे कितना आ रहा है 61, अगर इधर होगा और उधर होगा तो कितना होगा, तो भाई 18 घटा दीजिए 43 में से, तो आराम से आपका 25 आ जाएगा। तो हमसे ये पूछा गया था, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमसे डिस्टेंस पूछा है, अलग अलग आंसर आ रहा है भले से, लेकिन ये डिस्टेंस हमें तो सिर्फ हमारा पर्पस क्या है, बीच की दूरी कितनी है बताओ, कम हो जाए ज्यादा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है 2 स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय 4 conclusion are given below. You have to take the statement to be true even if they seem to be at variance from the commonly known fact. Read all the conclusion and then decide which of the given conclusion
ओरिजिनली फॉलोड फ्रॉम द स्टेटमेंट डिसरिगार्डिंग द कॉमनली नोन फैक्ट। हमें दिया गया है स्टेटमेंट 1। अब हमें यहाँ क्या दिया गया है, तो ये यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, उन 2 स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग 4 कंक्लूजन है। तो आप बताइए कि इसमें से चारों कंक्लूजन में से कौन क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, या कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये बात हमसे बोली गई है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो स्टेटमेंट 1 में कहा गया है कि ऑल पेन्स आर बुक, मतलब जितने भी पेन है वो सब के सब क्या है, बुक है। ऑल पेन्स आर बुक मतलब बुक ये है और ये पेन है, ये देखिए पेन मैंने अंदर बना दिया क्योंकि सारे के सारे पेन क्या होने चाहिए, बुक होने चाहिए, ये है हमारा बुक, ठीक है। स्टेटमेंट 2 कहा गया कि नो चेयर इज ए पेन, मतलब जो पेन है एक भी, मतलब यहां से एक भी चेयर ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया, एक भी चेयर पेन नहीं है, ये बात हमसे बोली गई। और दूसरा चीज ये याद रखिएगा कि बुक और चेयर में भी कोई रिलेशन नहीं है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। तो अब बताइए, तो अब स्टेटमेंट 1 के हिसाब से हो गया था। अब कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन हमसे क्या कहा गया है, कंक्लूजन हमसे कहा जा रहा है कि ऑल चेयर आर बुक, ऑल चेयर आर बुक, ऑल चेयर आर बुक, भैया इसमें देखिए कोई कॉमन वैल्यू है, कुछ नहीं, कट करो इसे, स्टेटमेंट 1 गलत, कंक्लूजन 1 गलत, कंक्लूजन 2 देखिए सम चेयर आर पेन्स, सम चेयर आर पेन्स, अरे भैया कोई रिलेशन ही नहीं है, ये भी गलत, हमसे सीधे सीधे बोल दिया गया था ना कि कोई चेयर और पेन कोई रिलेशन ही नहीं है। सी कंक्लूजन 3 देखिए ऑल बुक्स आर चेयर, ऑल बुक्स आर चेयर, अरे भैया ऐसा भी कुछ नहीं है, ये देख लीजिए ग्राफ कट करना चाहिए, कहीं से कट भी नहीं कर रहा है, कोई रिलेशन दिया ही नहीं था। कह रहा है नो चेयर इज ए बुक, कोई भी चेयर बुक नहीं है, अरे भैया इसके बीच में तो रिलेशन भी नहीं दिया था, है कि नहीं है, इस बात का कहां कंक्लूजन निकल पाया है। तो इस तरीके से हमारा एक भी कंक्लूजन सही नहीं है, एक भी कंक्लूजन सही नहीं है। किस ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, तो मतलब एक भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान था और मुझे उम्मीद है ज्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन सही ही होगा, फिर भी अगर आपका सही है तो आप एक बार जरूर लिखिएगा यस सर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे कहा जा रहा है 3 स्टेटमेंट फॉलोड बाय 3 कंक्लूजन आर गिवन बिलो, ठीक है। यू हैव टू टेक द स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी at variance from the commonly known fact, read all the conclusion and then decide which of the given conclusion logically follows from the statement disregarding the commonly known facts, ठीक है। आइए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। इसका मतलब समझ गए हैं ना कि स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट का आधार कंक्लूजन पढ़िए, कंक्लूजन से हिसाब से बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, यही हमसे बात बोला गया है। इसमें कहा क्या जा रहा है, जो स्टेटमेंट 1 दिया गया है, स्टेटमेंट कर रहा है कि सम डॉक्टर्स आर टीचर, ठीक है। तो अब यहां से देखिए मैं सॉल्व भी कर रहा हूं धीरे धीरे। सम डॉक्टर्स आर टीचर मतलब कुछ डॉक्टर जो है टीचर है, तो मतलब टीचर ऐसे रहे होंगे कुछ, ये टीचर है, ठीक है, क्लियर। अब यहां क्या कहा गया, ये टीचर है तो सम डॉक्टर्स आर टीचर, तो कुछ डॉक्टर क्या है, टीचर है, ये देखिए ये टीचर थे, ये डॉक्टर, कुछ डॉक्टर को मैंने टीचर बना दिया, ठीक है। कहा गया ऑल टीचर्स आर इंजीनियर, जितने भी टीचर हैं वो सब के सब क्या है, इंजीनियर हैं, ये देखिए मैंने क्या किया, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर, मैंने ई लिख दिया, कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या बोला गया, तीसरे स्टेटमेंट में ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, जितने भी इंजीनियर थे वो सब के सब क्या है, साइंटिस्ट हैं, तो ये देखिए मैंने साइंटिस्ट बना दिया, ये हमारा क्या हो गया एस, क्लियर है। अब बताइए, अब हमसे क्या पूछा गया कंक्लूजन 1 में कि सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, तो देखिए साइंटिस्ट वाला गोला यहां से यहां तक है, ठीक है। इतने बड़े गोले में हमसे कहा जा रहा है सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, तो सही बात है। देखिए इतने जो साइंटिस्ट है ये क्या है, डॉक्टर भी है, ये देखिए ये वाला लाइन, ये आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे जो मैं ये कलर कर रहा हूं, ये वाला पोजीशन, तो ये स्टेटमेंट क्या कंक्लूजन क्या हो गया हमारा, सही हो गया, क्लियर कि हाँ कुछ साइंटिस्ट डॉक्टर भी है। दूसरे में कहा गया है ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, तो भैया जितने जितने इंजीनियर हैं, जितने इंजीनियर देखिए इंजीनियर यहां से यहां तक है और डॉक्टर तो सिर्फ इतने हैं, तो भैया इतने पार्ट शेयर हो रहा था ना, तो टोटल पूरे इंजीनियर डॉक्टर नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। अब देखिए सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, सम इंजीनियर मतलब ये, और सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, हाँ ये सही है। देखिए कुछ यहाँ पर कॉमन है ना, यहाँ पर कुछ इंजीनियर भी कॉमन है डॉक्टर के साथ, तो यहाँ पर कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। तो 1 और 3 हमारा फॉलो कर रहा है, तो 1 3 किस ऑप्शन दिए, ओनली कंक्लूजन 1 गलत, ओनली कंक्लूजन 2 गलत, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 3, ओ माय गॉड ये सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, और बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 ये गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने डायग्राम बना के भी समझाने की कोशिश की, ये एक तरीका बहुत आसान होता है, और आई थिंक हमें लगता है कि हर कोई टीचर आपको इसी वेन डायग्राम से ही बना के सिखाता है, किस तरीके से हम इसको समझ पाते हैं कि कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं कि नहीं, ठीक है। कुछ वाला पोर्शन कब लेते हैं, कब पूरा वाला पोर्शन लेते हैं, यही तरीका होता है, ठीक है। जब हम पढ़ाएंगे क्लास में इसे और अच्छे से बताएंगे किस तरीके से हम ये बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जितने क्वेश्चन सही होंगे आपका आज के सेशन से जितना मैं करा रहा हूं, तो उसमें आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैंने पहले से बना लिया था ताकि टाइम कम लगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन से कहा जा रहा है कि 8 स्टूडेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, 8 लोग हैं, सीट अराउंड ए सर्कुलर टेबल, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल, ठीक है। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ये जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में लिखा गया है इसी ऑर्डर में बैठे भी हों, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। आइए आगे बात करते हैं। फिर इसके बाद कहा जा रहा है बी एंड डी सीट
नाइदर एडजेसेंट टू सी नॉर अपोजिट टू सी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट यहां से दिया है, ठीक है। दूसरा कहा जा रहा है ए सीट इन बिटवीन ई एंड डी एंड एफ सीट इन बिटवीन बी एंड एच, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली करेक्ट। यहां कहा जा रहा है पक्का सही होगा, जो इसमें से दिया गया है वो सही होना, ठीक है, सही तो सब है लेकिन पक्का सही कौन है ये बताना है, ठीक है। किसी न किसी दो कंडीशन मैंने बना के रखी, किसी न किसी कंडीशन में सब फॉलो कर जाएंगे, लेकिन जरूरी वो है कि जो दोनों कंडीशन में फॉलो करें। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो हमें पहले ऑप्शन में दिया गया है बी सीट इन बिटवीन ए एंड जी, सी सीट अपोजिट टू जी, ई सीट अपोजिट टू एफ, नन ऑफ द एबव, ठीक है, ये ऑप्शन में दिया गया है। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन तो पढ़ लिया, अब उसको समझते हैं, ठीक है। हमसे कहा गया कि 8 स्टूडेंट हैं, कोई एक टेबल है गोला सा, उसके चारों ओर बैठे हैं, उनका सबका मुंह किधर है? सेंटर की तरफ, ये सेंटर है, ठीक है, और सबने सेंटर की तरफ मुंह करके बैठा है, सब लोग बैठे हुए हैं। अब कहा जा रहा है, पहला कंडीशन क्या दिया गया इस चीज को देखिए, बी एंड डी सीट नाइदर एडजेसेंट टू सी नॉर अपोजिट टू सी, ठीक है। पहले डायग्राम में देखिए, हमसे कहा गया कि यहाँ जो बी और डी है ना, वो ना ही सी के एडजेसेंट मतलब अगल बगल बैठ सकते हैं, और ना उसके अपोजिट मतलब जस्ट सामने बैठ सकते हैं। तो हमने मान लिया सी यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, सी यहाँ है, तो सी यहाँ होने पर ये तो क्लियर हो गया कि बी और डी ना यहाँ बैठ सकते हैं और ना यहाँ बैठ सकते हैं और ना यहाँ बैठ सकते हैं। आई थिंक हमने डार्क कर दिया कि ये यहाँ बैठ नहीं सकते हैं। इनके लिए पोजीशन कौन से बचा, ये देखिए, बी इस जगह और यहाँ भाई बैठ सकते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ बैठ सकते हैं, चारों जगह में से कहीं भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट वाला क्या कर रहा है, इसका भी विरोध कर रहा है कि आप यहाँ और यहाँ हर जगह नहीं बैठा सकते। ध्यान से सुनिए, अब क्या बोला गया, कहा गया ए सीट इन बिटवीन ई एंड डी, मतलब कि जो ए है ना वो ई और डी के बीच में बैठेगा, ठीक है, ये हमने कर दिया। तो अब हमने बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि ए ई और डी के बीच में नहीं बैठ सकता, तो मैंने कहा कि भैया जब ए सॉरी बैठ सकता है, सॉरी मैं गलत बोल दिया, ए सीट इन बिटवीन ई एंड डी मतलब डी और ई के बीच में बैठेगा। तो आप थोड़ा ध्यान से रखिएगा, अगर मान लो मैंने यहाँ पर डी रख दिया और यहाँ पर बी रख दिया, कोई दिक्कत भाई, 4 जगह थे मैंने रख दिया था, ठीक है। अगर मैंने यहाँ डी रखा तो आप सोचिए ना कि अब डी यहाँ रख दिया तो यहाँ पर तो बी ऑलरेडी है, तो भैया यहाँ पर ई तो आएगा नहीं, यहाँ ई नहीं आ सकेगा, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में ए रखना है, तो यहाँ बी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो ई है यहां लिखना पड़ेगा हमें। क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बीच में एक स्पेस छोड़ना पड़ेगा ताकि ए आ जाए। अगर मैंने यहाँ डी लिखा तो एक स्पेस यहाँ भी आप कर सकते थे, भैया यहाँ रख सकते थे, यहाँ रख सकता था, नेक्स्ट वाले में हम यही रखे हैं, ठीक है, ये समझाए हैं। तो यहाँ 2 तरीके से डायग्राम बनना है ना, तो अब यहाँ रख दिया हमने। अब यहाँ से देखिए डी और ई के बीच में कौन हो गया, ए। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए एफ सीट इन बिटवीन बी एंड एच, तो बी जब यहाँ है भैया, बी यहाँ है और बी यहाँ है, अगर हम यहाँ पर क्या रखेंगे, मान लो एच रख रहे हैं, ठीक है, अच्छा एफ बोला है, एफ सीट, तो अगर यहाँ एफ रख रहे हैं तो बी और डी के बीच में एफ आ गया ना, और हमें क्या चाहिए, बी और एच के बीच में चाहिए, तो यहाँ पे एक स्पेस खाली, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, एच रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एफ लिख दिया, देखिए बी और एच के बीच में कौन है, एफ, क्लियर है। तो ये हमारा पहला डायग्राम बन गया, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, दूसरा वाला देखिए, फिर हमने सी को यहीं फिक्स किया, ठीक है, सी को फिक्स किया। अब हमने क्या किया ना, हमने कहा कि मैं सी से दूर एडजेसेंट वाली पॉइंट यही थी, तो हमने डी से थोड़ा दूर, मतलब सी से थोड़ा दूर इस पॉइंट हमने डी को बिठा दिया इस बार, ठीक है, बिठा सकते हैं आराम से, और बी को यहीं पर रहने दिया, कोई दिक्कत। अब ध्यान समझिएगा, हमसे कहा गया था कि डी और ई के बीच में ए आएगा, तो मैंने डी यहाँ था, हम अब देखिए यहाँ पर तो आ नहीं सकता क्योंकि सी और डी के बीच में ए हो जाएगा, हमें चाहिए यहाँ पर सी पहले से कब्जा किया हुआ है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, ई लिया। तो जब अब देखिए डी और ई के बीच में कौन आ गया, यहाँ पे एक स्पेस खाली था, हमने इसके बीच में क्या बिठा दिया, ए को, ठीक है। हमारा पहला जो शर्त था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट शर्त में ये बोला गया कि बी और एच के बीच में एफ, तो ये वाला पोजीशन मैंने ऐसे ही रख दिया, ये देखो ऐसे ही रख दिया, ये डायग्राम समझ में आया। अब आइए ऑप्शन पढ़ते हैं कि कौन कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। कह रहा है बी सीट इन बिटवीन ए एंड जी, ए जी के बीच में बी है, तो ये देखिए ए कहां है, इसमें ए है और जी यहां है, इसके बीच में तो डी है, और इन्होंने कहा बी, पहला ऑप्शन गलत। ये देखिए इसमें भी देख लीजिए कहां है, ए है, ये ए और जी कहां भी है, यहां ए और जी के बीच में तो डी है, तो यहां से ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। सी सीट्स अपोजिट टू जी, सी जो है वो जी के अपोजिट, हाँ इसमें तो दिख रहा है, ये देखिए सी का अपोजिट कौन है, जी, लेकिन क्या यहां भी है, नहीं, सी का अपोजिट ई, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमसे पूछा गया पक्का सही हो, ठीक है, पक्का सही हुई, दोनों डायग्राम से वो चीजें होनी चाहिए। ई सीट्स अपोजिट एफ, एफ यहाँ है और ई यहाँ होता काम मतलब, लेकिन यहाँ है, पहले डायग्राम तो नहीं है और दूसरे में भी नहीं है, ये देखिए ई यहाँ है, एफ यहाँ है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ से हमने देखा हमारा तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक कोई करिए वीडियो को, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर किसी भी तरीके से मेरी तरफ से एरर हो रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, या कोई और भी तरीका आपको पता हो तो आप शेयर कर सकते हैं हमसे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है द लेटर A, B, C and E are arranged in such a way that there are exactly 2 letters between A and A. How many such arrangement are possible? ऑप्शन दिया गया है 12, 18, 24 और 36। इतने आप तरीके से अरेंज किया जा सकता है। बेसिकली क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन से कहा गया कि A, B, C, D, E, देखिए 5 लोग हैं, लेटर हैं, ठीक है, लोग नहीं, यहाँ लेटर से दिया गया है, लेटर हैं, उसको क्या करना है, कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन ए एंड डी, ए और ई के बीच में कितने लेटर आने चाहिए, 2 लेटर आने चाहिए। तो हमसे कहा जा रहा है ये कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। सबसे पहले हमने क्या किया, 5 स्पेस बनाया, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर हमने कहा कि हमें ए और ई को ऐसे अरेंज करना है कि उनके बीच में 2 का गैप हो ही हो, है कि नहीं। तो एक देखिए मैंने क्या किया, ए को यहाँ रख दिया, फिर 2 का गैप देके ई को यहाँ रख दिया, कोई डाउट। दूसरा कंडीशन देखिए, मैंने यहाँ पर देखिए ए या ई को रख दिया, ठीक है, और इधर दो गैप देके इधर आ गए। आई थिंक इसके अलावा कोई है नहीं। आप यहाँ पर मान लीजिए ए लिखेंगे, यहाँ पे ई लिखेंगे तो लिखा हुआ है ना। तो अब बताइए, अब इसके बाद बिल्कुल ध्यान समझिएगा, अब 3 स्पेस हैं, 1 2 3, अब 3 स्पेस हैं, तो 3 स्पेस हैं, वर्ड कितने हैं भाई, 2 चले गए, 3 स्पेस 3 वर्ड भी हैं, तो भाई यहाँ पर किसी भी वर्ड का आने का तरीका कितने तरीके से हो सकता है, 3। अब 2 बचे, रिपीटिशन नहीं करना है, तो यहाँ पे 2 तरीके से, यहाँ पर 1 तरीके से, कोई दिक्कत।
ये तो 3 दूनी 6, 6 का 6, 6 तरीके से मतलब ये है, ठीक है। 6 तरीके से तो है, लेकिन ये एक है। अब मान लीजिए ई यहाँ चला गया और ए यहाँ गया, तो ये भी तो 2 तरीके से अपना इंटरचेंज करेंगे, इसलिए यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितने तरीके हो गए? 12 तरीके हो गए। नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब बताइए, अब ऐसे ही जब मैंने यहाँ लिखा तो यहाँ पे 3 तरीके से कोई भी फिल कर सकते हो, यहाँ पे 2 तरीके से, यहाँ 1 तरीके से। अच्छा, ये तरीका जो लिखना है आप यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये भी तो कितने तरीके से, अपने 2 तरीके से ये भी चेंज होंगे। तो भैया 3 दूनी 6 का 6 कितना हो जाएगा? 6 × 2, ये भी कितने तरीके से हो गया? 12 तरीके से। आई होप समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये देखिए, तो इसे हम कितने तरीके से, 12 इतना और इतना, मतलब इन दोनों तरीके से कितने तरीके से ऐसे भरा किया जा सकता है, उतने तरीके से। तो 12 कितना हो जाएगा? टोटल 24 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके का जो भी ये क्वेश्चन हमें दिया गया है उसके हिसाब से हम लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से 24 के ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं ये क्या करना, क्वेश्चन में जो हमें बातें बोली गई थी उनको फॉलो करते हुए हम लोगों ने जो आंसर निकाला वो सही होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में यस सर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आई होप ज्यादातर लोगों ने इसे गलत किया होगा। अगर आपका सही है, ठीक है, तब पर भी लिखिएगा, और गलत है तब पर भी बताइएगा आपने क्या गलती की है। ठीक है, आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि ऑन वन साइड ऑफ ए 1.01 किलोमीटर लॉन्ग रोड 101 plants are planted at equal distance from each other. What is the total distance between 5 consecutive plants? ठीक है, अब ऑप्शन दिया गया 40 मीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 40.4 मीटर, सी दिया गया 50 और डी दिया गया 50.5 मीटर। ठीक है, हमसे बेसिकली क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक सड़क के किनारे, ठीक है, एक साइड 101 किलोमीटर पूरी लंबाई है, ठीक है, उसके किनारे 101 पेड़ लगाने हैं, ठीक है, 101 पेड़ लगाने हैं। तो कहा जा रहा है अगर पेड़ लगा दिए जाते हैं तो 5 कॉन्जिक्यूटिव प्लांट्स के बीच में टोटल कितनी डिस्टेंस होगी। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो मैं बताता हूं लोगों ने गलत क्या किया है। लोगों ने गलत ये किया, उन्होंने क्या किया कि सीधे 1.01 डिवाइड बाई 101 कर दिया, और यही हो गई गलती। क्यों? अब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आप छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं बोलूं कि आपके पास 2 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है, 2 किलोमीटर लंबाई है, 1 किलोमीटर के गैप पर आप क्या करिए ना, पेड़ लगा दीजिए। कितने पेड़ लगा पाएंगे? तो आप कहेंगे यहाँ पर भैया 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर, 1 पेड़ यहाँ लगा देते हैं, 1 पेड़ यहाँ लगा देते हैं, 1 पेड़ यहाँ लगा देते हैं। तो आप कुछ यहाँ पर ऑब्जर्व कर पाए भैया, 2 किलोमीटर में आप 3 पेड़ लगा पा रहे हैं, मतलब लंबाई जब मेजर होती है ना तो ये तो फिक्स है, ये तो लगा ही है लंबाई। यहाँ 1 किलोमीटर में 1 पेड़, फिर दूसरे किलोमीटर में दूसरा पेड़। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो जब यहाँ पर 101 किलोमीटर दिया गया था तो आप 101 से डिवाइड नहीं करना था, आपको 100 से डिवाइड करना था, और यही गलती हुई है। तो आपको यहाँ से डिवाइड करना होगा 1.01 अपॉन 100, ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे। ये बात आई थिंक हमें ये जो लॉजिक में दे रहा हूँ समझ में आ गया होगा। अगर यहीं पे देखिए ना 2 किलोमीटर में कितने पेड़ हैं? 3, और हम तो यही सोच रहे हैं कि 1 किलोमीटर के गैप अगर 1 पेड़ है तो 2 किलोमीटर 2 पेड़ होगा, ऐसा सब है क्या? नहीं, देखिए 3 पेड़ लगे भाई। तो वैसे ही अगर 1-2 पेड़ों के बीच में अगर यहाँ पर 1 किलोमीटर होता तो भैया 100 किलोमीटर के बीच में कितने पेड़ होंगे? 101 पेड़ होंगे। समझ में आ रहा है? चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। जब इसे डिवाइड करेंगे तो अब इसे मीटर में बदल लीजिए, 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, इतना तो आता होगा आपको। ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कितना आ गया? 10.1। तो इसका मतलब जो 2 पेड़ों के बीच की दूरी आई है ना 10.1 आई, तो मतलब यहाँ से यहाँ 2 पेड़ों के बीच में कितनी दूरी आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पेड़ों के बीच की दूरी कितनी आई है? 10.1 मीटर। हमने मान लिया 5 पेड़ लगाने थे, 1 पेड़ यहाँ लगा दिया, ठीक है, 1 पेड़ यहाँ, 1 पेड़ यहाँ, 2, 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ठीक है, तो इस पेड़ यहाँ से देखिए 1 डिस्टेंस, ये 2, 3, 4, ये देखिए 5 पेड़ में 4 ही डिस्टेंस आ रहा है। इसका मतलब हमें क्या करना है? यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आ जाएगा? 40.4। ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या सिखा रहा था और यहाँ क्या लॉजिक था। तो इस तरीके से इसी क्वेश्चन के लिए नहीं, आप हर क्वेश्चन के लिए इस तरीके से तैयार रहिएगा। पेड़ के बीच में जो डिस्टेंस दिया रहता है इस तरीके का, ठीक है, आपको पहले किससे डिवाइड 1 माइनस करना होगा, उसके बाद डिवाइड करना है। तो ऐसी गलती दोबारा मत करिएगा, ठीक है। तो कमेंट जरूर करिएगा। तो आज क्लास में हम लोग इतना करते हैं, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक हम लोगों ने 5-6 क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, 6, ये देखिए 7 क्वेश्चन हो गए भाई, 7-8 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। आई थिंक इतने ठीक है। कल हम लोग फिर से वीडियो सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं धीरे धीरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अगर पसंद आया हो आपको वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।